कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पूरा कंप्लीट दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश। तुगलक वंश यानी कि तुगलक डायनेस्टी। 45 मिनट्स के अंदर पूरे तुगलक वंश को, जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूरा तुगलक वंश हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और तुगलक वंश के साथ साथ आप चीजों को समझना कि किस प्रकार से हम लगभग दिल्ली सल्तनत की जो चीजें हैं उनको यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की चीजों को भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और ये वाला सेशन आपके लिए सिर्फ नेट नेट ही नहीं, आप पीजीटी दे रहे हैं यूपी का, हिमाचल का जो कल ही निकला है, या फिर आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड आप दे रहे हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर आप दे रहे हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर आप दे रहे हैं, जहां पर भी तुगलक डायनेस्टी आती है, चाहे यूपीएससी है चाहे स्टेट पीएससी है, आप ये 45 मिनट की ये वीडियो देख लेना। इससे बाहर आपको कोई भी लगभग क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और बहुत ही बढ़िया चीजें, मतलब फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज के सेशन को, तुगलक डायनेस्टी को। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो कि एक सीरियस एस्पिरेंट्स है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अनसोल्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर के नाम से है। डेली इस पे काम चलेगा और आप इस पे से डेली जो है फ्री क्विजीज और जो है आपका पीडीएफ्स वगैरह यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई देखिए तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, सबसे पहली बात, ये आपको एक मैप यहाँ पे शो हो रहा है तुगलक वंश का। यानी कि कहने के लिए ये एक क्रोनोलॉजी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए? ये आप यहाँ पे चीजें देखते हैं कि भाई इसके अंदर दिल्ली सल्तनत में ऐसी 3-4 जगह बनती है, 5 जगह बनती है जहां से आपको क्रोनोलॉजी बनती है। तो पहले ही माइंड में आप सेट कर लो वो इमेज कि जहां पे हमारी क्रोनोलॉजी बनती है। सबसे पहली चीज, जब आप दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं तो क्या देखते हैं आप? सबसे पहली चीज कि दिल्ली सल्तनत में हमारी एक डायनेस्टी आती है जिसको आप स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। उसमें कुछ शासक ऐसे हुए, कुछ रूलर्स ऐसे हुए हैं जो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, जो लंबे समय तक वो लीड नहीं कर पाए, लेकिन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल हो रहे हैं, उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका नहीं आप पढ़ते। लेकिन टर्नोलॉजी के अंदर क्वेश्चन वहां से बनता है। अगर मैं उनका जिक्र करूं आपको यहीं पे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारा आराम शाह 1210, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236, उसके बाद बहराम शाह 1240, अलाउद्दीन मसूद शाह 42, उसके बाद 1246 में नसरुद्दीन महमूद। ये क्रोनोलॉजी बनती है हमारी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के अंदर। दूसरी क्रोनोलॉजी, आप इसके अंदर जब आप चलते हैं तो दूसरी क्रोनोलॉजी आपकी जो महत्वपूर्ण बनती है वो बनती है भाई आपकी अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की, कि आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के अभियान आप पढ़ते हैं भाई, है ना? वो आप पढ़ते ही है। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालो, एक क्रोनोलॉजी बनती है हमारी इस पर। साउथ की बनती है इसी प्रकार से, देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांडे। देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांडे। अब फिर थोड़ा सा जब आप खिलजी से थोड़ा सा आगे जाएंगे और तुगलकों के टाइम पीरियड पे आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आएगा, फिर वहां पे एक क्रोनोलॉजी बनेगी आपकी। क्या? कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो 5 प्रयोग किए गए थे उन 5 प्रयोगों की क्रोनोलॉजी बनती है। क्या बनती है भाई? किस प्रकार से, कब दोआब दोआब के अंदर वृद्धि की, राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, या खुरासान अभियान, या कराचील अभियान। तो ये बनता है कि नहीं बनती? आप भी सभी स्टूडेंट्स बताना मुझे क्रोनोलॉजी में ना। ये मैंने बता भी दिया आपको, है ना, कि ये क्रोनोलॉजी थी। इसके अलावा तुगलक डायनेस्टी में हम 3 शासकों को तो पढ़ते हैं, नॉर्मली चीजें हम पढ़ते हैं, यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। लेकिन फिरोज तुगलक के बाद का जो इतिहास है, लगभग 1388 से लेकर 1414 तक, 1413 तक का जो इतिहास है 25 साल का, उस इतिहास पे हमारी नजर नहीं जाती ना। हम उनकी क्रोनोलॉजी ही पढ़ते हैं, जिनको आज हम पढ़ने वाले, क्रोनोलॉजी को इनको पढ़ने भी वाले, ठीक है। इसके बाद जो पांचवी जो क्रोनोलॉजी बनती है, वो पांचवी क्रोनोलॉजी हमारी बनती है सैयद डायनेस्टी के शासकों पे। सैयद डायनेस्टी के शासकों पे, सैयद डायनेस्टी के शासक यानी कि खिजर खान, मोहम्मद शाह, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आपका आलम शाह। ये 4 शासक हुए हैं जिनकी क्रोनोलॉजी आप यहाँ पे याद आपको रखनी होती है।
ओके, अंडरस्टैंड सभी। तो चीजों को इस प्रकार से समझिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएगी, मुगल काल में भी आएगी, विजयनगर में भी आएगी, बहमनी में भी आएगी, भक्ति में भी आएगी, सूफी में भी आएगी। ये सारी जगह पे क्रॉनोलॉजी आपसे इस प्रकार से पूछी जाती है, तो आप सिस्टमेटिकल तरीके से इसी प्रकार से आप काम कीजिएगा। ओके, चलिए तुगलक डायनेस्टी की बात, सभी लोग जानते हैं कि तुगलक डायनेस्टी यानी कि गाजी तुगलक, देखो तुगलक कोई वंश नहीं था, तुगलक कोई वंश नहीं था, ये गाजी नाम था इनका, गाजी तुगलक नाम था इनका। तो इनके नाम पर ही इनका इसके नाम के आगे तुगलक लगना शुरू हो गया। और आप एक चीज भी देखेंगे कि सभी शासकों के आगे तुगलक नहीं लगेगा, जैसे कि नासरुद्दीन महमूद है, अलाउद्दीन सिकंदर है, अबू बकर है, नुसरत शाह है, फतेह खान है, जफर खान है, नसरुद्दीन महमूद है, इनके आगे तुगलक थोड़ा लग रहा है। तो यानी कि तुगलक डायनेस्टी नहीं थी, जैसे खिलजी डायनेस्टी थी, है ना, या ये सब जो डायनेस्टी हमारी हुई है, ठीक है, लोधी डायनेस्टी थी, तो शुरुआत हुई 1320 के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि गद्दी पर ये किस प्रकार से बैठे, गद्दी पर बैठने की प्रक्रिया क्या रहेगी गियासुद्दीन तुगलक की, अभी बताऊंगा, जिक्र करूंगा उनका ना, एक बार ये क्रोनोलॉजी आपसे एक बार इनसे रूबरू करा दूं कि 1320 से 1325 के बीच में इनका शासनकाल रहा है, 5 ही वर्षों का शासनकाल था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठ जाते, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठ जाते, और उसके बाद फिर आप सभी लोग जानते हैं जो हिंदू माता की संतान यानी कि भट्टी राजकुमारी की संतान फिरोज शाह तुगलक थे, वो आगे चलकर गद्दी संभालते हैं, और लगभग है कि 37 ईयर तक वो गद्दी पर यहाँ पे काबिज रहते हैं दिल्ली सल्तनत की। इनकी विशेषता, क्या कराया क्या नहीं कराया, क्या इनकी धार्मिक पॉलिसी थी, क्या रिवेन्यू पॉलिसी थी, उनकी चर्चा अभी आगे करने वाले। एक बार ये क्रोनोलॉजी जानो कि फिरोज तुगलक के बाद अगला शासक कौन बनता है, यानी कि 1388 के बाद अगला शासक कौन यहाँ पे बनता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, यहाँ से कर्नोलॉजी बननी शुरू हो जाती है, यहाँ से चीजों को याद करना भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 में गद्दी पर बैठा, और लगभग है कि एक ही साल ये शासन यहाँ पे रहा। उसके बाद 1389 के अंदर जफर खान का बेटा अबू बकर गद्दी पर बैठा, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये भी गद्दी पर शासन नहीं कर पाया था। फिर 1390 में आप सभी लोग जानते हैं कि दोबारा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 4 वर्षों के लिए गद्दी पर बैठा, 94 तक। फिर थोड़े समय के लिए अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और उसके बाद नुसरत शाह, और फाइनली नसरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इनका शासनकाल जो है वो दिल्ली से पालम तक था, यानी कि जिनका शासनकाल कहां से कहां तक था, तो दिल्ली से पालम तक इनका शासन हुआ करता था। तो आप ये पूरी सिस्टम इनकी नाम जान गए कि एफएसटी के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे अबू बकर, और उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नुसरत शाह, नसरुद्दीन महमूद। लिख लीजिए, इसके की क्रोनोलॉजी बनने का मुझे 95% चांसेस लग रहे हैं कि किसी न किसी आपके हर एग्जाम में ये बन सकती है। चलिए अब इनकी बात करते हैं, एक एक शासकों की बात करते हैं। टारगेट 45 मिनट्स हमारा यहाँ पे है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले जिक्र आ जाता है गियासुद्दीन तुगलक का। तो मैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पहले एक आपके माइंड में एक इमेज बनवा देता हूँ कि इमेज क्या है गियासुद्दीन तुगलक की। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक आप सभी जानते हैं 5 सालों के लिए गद्दी पर बैठे, और गद्दी पर किस प्रकार से बैठे हैं। इससे पहले तो हमारे खिलजी शासक गद्दी पर बैठे थे, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं खिलजी शासकों में एक अंतिम जो शासक हुआ है, जिसका नाम आप जानते हैं, खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो, जो कि खिलजी वंश का शासक नहीं था, जो कि भारतीय मुसलमान था, जो गद्दी पर बैठा था, और उसने बड़ी मात्रा में पैसे लुटाए, टंका लुटाया, और अपनी गद्दी को स्थापित कराने में, मतलब अपनी गद्दी को स्थापित उन्होंने करा लिया, नसरुद्दीन खुसरो। और ज्यादातर लोग जो है उन्हीं की तरफ जा, भाई जो शासन गद्दी पर, जो गद्दी पर बैठता है, तो लोग तो ज्यादातर उन्हीं की तरफ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी गियासुद्दीन तुगलक की। और चूंकि गियासुद्दीन तुगलक पहले खिलजी शासनकाल के अंदर सेवा में ये रहे हैं, और इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर रहकर कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं स्वामी भक्ति, और कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा भी थी, कहीं ना कहीं स्वामी भक्ति, कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा भी थी, जो इनको परिवर्तन करना था। तो जैसे भी करके जो है अपने बेटे जोना खान, जिनका नाम आप सभी लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, जिनका नाम आप सभी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आप जानते हैं, तो जोना खान को जो है इन्होंने भेजा अभियान के लिए, और नसरुद्दीन खुसरो को पराजित किया, और उसके बाद ये फाइनली गद्दी पर बैठ गए 1320 के अंदर। गाजी की उपाधि धारण करने वाले ये एकमात्र सुल्तान थे, गाजी की उपाधि ये धारण करने वाले ये एकमात्र सुल्तान थे, है ना। और हिंदू माता के पुत्र, जैसे कि जिक्र आया कि हिंदू माता के पुत्र थे, तो सिर्फ ये हिंदू माता के पुत्र नहीं थे, ऐसे 4 शासक हुए हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जिनकी माता हिंदू थी, जिसमें आप नसरुद्दीन मलिक, ये मलिक खुसरो जो आपने मैंने बताया अभी,
उनकी माता हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, ये 4 शासक दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसे हुए जिनकी माता हिंदू थी। ऐसे शासक 5 मुगल काल में हुए जिनकी माता हिंदू थी। सबसे पहला जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह प्रथम, फिर अहमद शाह और फिर लास्ट आपका बहादुर शाह द्वितीय। ये 5 शासक आपके मुगल काल के अंदर, 4 शासक दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए जिनकी माता हिंदू थी। अब गद्दी पर बैठ गए 1320 में। कार्य बहुत सारा चेंज करना था, चेंज मतलब परिवर्तन में लेके आना था। आप सभी लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 के बाद और 1320 के बीच में जो ये 4 साल थे, जो मुबारक खिलजी और खुसरो का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल एकदम अव्यवस्थित हो गया था। अव्यवस्थित जो है, बड़ी मात्रा में अपने आप को स्थापित करने के लिए टंकों को लुटाया जाना, गद्दी को स्थापित कराने के लिए, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो रिवेन्यू जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंदर किसानों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धक्का किसानों को लगा, उसको चेंज करना, या फिर इसके अलावा सेना के अंदर परिवर्तन करना, कुछ चेंज सेना के अंदर करना, या फिर इसके अलावा सिंचाई कार्य जो किसानों के लिए करना। ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए, उनको एक एक करके जारी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को बदलते हुए अपनी नीति में उदारता और कठोरता का समन्वय करके सभी को संतुष्ट किया। यानी कि इनकी जो नीति थी वो मध्यमपंथी नीति थी, यानी कि इनकी नीति थी मध्यमपंथी। देखो, ये चाहते थे कि ज्यादा टैक्स वसूल ना किया जाए किसानों से। यानी कि आप सभी इससे पहले देखा कि अलाउद्दीन खिलजी 50% भू राजस्व लेते थे, यानी कि 1/2 भू राजस्व लेते थे, है ना। और वो भू राजस्व उपज पे नहीं लेते थे कि जो उपज हुआ उस पे लेंगे ना, नहीं, उपज पे नहीं लेते थे। यानी कि बहुत ही बड़ी एक क्षति थी, यानी कि किसानों के लिए, तो है ना, बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये मानते थे, इनका मानना था कि देखिए, अगर आप इतना टैक्स किसानों से लेंगे तो खेती करना छोड़ देंगे वो, और खेती करना छोड़ देंगे तो फिर बताइए आप राज्य को किसानों से क्या इनकम प्राप्त हो सकती है? तो कोई भी इनकम प्राप्त नहीं होगी ना राज्य को तो किसानों से। समझे बात को आप? तो नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है फिर ऐसे इतना ज्यादा टैक्स लेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, टैक्स कम किया और 1/10 1/11 मतलब इतना हम लगाएंगे, जिससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो कम किया, इनके द्वारा टैक्स किया, जो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया इनके द्वारा, है ना। हालांकि फिर इनके बाद में इनका जो बेटा जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठेगा, वो दोबारा से फिर उसको चेंज कर देता है। और चेंज करके वो क्या करता है, वो दोबारा फिर उस टैक्स को जो है उसी सेम स्थिति, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वाली जो सेम स्थिति है 50% वाली, उसी सेम सिचुएशन में दोबारा से वो कर देते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक बीच में। और फिर उसके बाद जब उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठेगा, फिर वो चेंज कर देते हैं, वो कम कर देते हैं रिवेन्यू को, राजस्व को। ठीक है, तो इनकी भी जो नीति थी किसानों को, मतलब इनकी भी जो नीति थी वो मध्यमपंथी नीति थी। ना ही ज्यादा कठोर थे, ना ही ज्यादा नरम थे। जैसे कि गौतम बुद्ध आप जानते हैं ना, मध्यम मार्गी थे, तो ये मध्यमपंथी इनकी नीति थी। जैसे कि अलाउद्दीन तो जो है, किसी को अगर दंड देना हो तो उनकी तो नीति कठोर थी दंड देने की, है ना। लेकिन इनकी नीति ज्यादा कठोर नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बताते हैं बर्नी कि भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है, ऐसी पॉलिसी थी गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। आप सभी लोग, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें दो है यहाँ पे, एक है बटाई पद्धति और एक है आपकी नहर। नहर, ये इन दो बातों पर चर्चा करनी है। जैसे कि पहली बात मैं कर रहा हूं, बटाई पद्धति। बटाई पद्धति क्या है? देखो, आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर जो गांव से जिसका संबंध होता है, बटाई पद्धति क्या होता है कि कुछ किसान है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं भाई, उनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती कुछ किसान, तो उनको जो बड़े जमींदार है जमीन दे देते हैं, बोल देते हैं कि इसमें आप बटाई मतलब आधी आधी कर लेंगे, जो उपज होगी आप इस पे काम कीजिए, मेहनत आपकी है लेकिन उपज के अंदर जो है आधा आधा हम यहाँ पे कर लेंगे। बटाई पद्धति आप देखते हैं, ठीक है। तो फिर, लेकिन इनके द्वारा बटाई पद्धति आरंभ की गई। इससे पहले क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने पूरी भूमि की पैमाइश कराई। और पैमाइश कराने वाली जो प्रथा थी उसको आप सभी लोग जानते हैं, उसको बोला जाता है मसाहत प्रणाली। उसको बोला जाता है मसाहत प्रणाली, पैमाइश की प्रणाली। और उसके बाद उन्होंने टैक्स को वहां पे इम्पोज किया। चाहे अलाउद्दीन की बात करें, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, चाहे सिकंदर लोदी की बात करें, चाहे शेरशाह सूरी की बात करें, चाहे अकबर की बात करें, चाहे अकबर की बात करें, इस सभी लोगों ने जो है भूमि की पैमाइश कराई और भूमि की पैमाइश के बाद वहां पे रिवेन्यू को इम्पोज किया। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा बटाई पद्धति को यहाँ पे अपनाया गया। एक जिक्र आया यहाँ पे कि नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान था। देखिए, नहर से संबंधित कभी भी जब भी नहरों का जिक्र आता है
तो दिमाग में एक चीज हमारे चलती है कि एपेस्टी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि जो आज आप हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर जो बड़ी बड़ी नहरें आप देखते हैं, तो वो नहरें किसके समय की देन है भाई? वो नहरें देन है जो 5 बड़ी बड़ी नहरें हैं, जो सतलज से, यमुना से, घग्गर से जो ये नहरें निकाली गई थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक की देन थी। फिरोज शाह तुगलक की देन थी। बड़े नहरी 5 बड़ी नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर ये बात पूछी जाए शुरुआत कराने वाला क्या फिरोज शाह तुगलक ही था, तो आप बोलोगे नहीं, शुरुआत कराने वाला फिरोज शाह तुगलक नहीं था। शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक ने करा दी थी। शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी, यानी कि पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था जिसने जो है नहर को खुदवाया था। पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जिसने नहर को खुदवाया था। ठीक है, ये चीजें यहां पे ध्यान रखना। एक तीसरी बात जो आपको एग्जाम के संबंध में पूछी जा सकती है, वो क्या बात है? वो ये है कि नहरों के बारे में जानकारी देने वाला सोर्स कौन सा है हमारा। तो नहरों के बारे में जानकारी देने वाला सोर्स वो तुगलक शासन काल में नहीं है, वो सोर्स है हमारा सैयद शासन काल में। और सैयद शासन काल में एक शासक आएगा मुबारक शाह। और मुबारक शाह के समय में एक इतिहासकार होंगे जिनको आप जानते हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक है जिसको उन्होंने मुबारक शाह को समर्पित किया है। उस पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। पुस्तक का नाम है तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही, जो कि इन्होंने नहरों के बारे में जानकारी यहाँ पे वर्णित की है। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पे दो ही चीजें आपको महत्वपूर्ण थी, वो दो चीजों को पढ़ना था। अब आप आगे चलिए, आगे आगे देखिए इसके अंदर भाई कि इनका कुछ अभियान बता दीजिए गयासुद्दीन तुगलक का, कि क्या इनके द्वारा अभियान किया गया। जब बात मतलब सबसे पहला जिक्र जब आता है आपके दिमाग में अभियान का, तो चीजों को इस प्रकार से आपको कुछ समझना है कि हमारी वंशावली शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की। ऐबक को ज्यादा समय नहीं मिला अभियान करने का। इल्तुतमिश के द्वारा अभियान किया गया, कुछ जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते उसको जीत लिया गया वापस इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में इतना योग्य कोई नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ा सके, चाहे उसमें बात रजिया की करे, बैराम शाह की करे, मसूद शाह की करे, नसरुद्दीन महमूद की करे। फिर उसके बाद हमारा एक शासक आता है जिसको आप बलबन के नाम से जानते हैं। तो बलबन की पॉलिसी ये थी कि ना तो हम साम्राज्य को बढ़ाएंगे, ना हम साम्राज्य को घटाएंगे। हम साम्राज्य जहां है, हम साम्राज्य को वहीं पर सुदृढ़ करेंगे। हम साम्राज्य को वहीं पर सुदृढ़ करेंगे, वहीं साम्राज्य को स्थापित करेंगे। ये पॉलिसी किसकी थी? बलबन की। ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, यानी कि भाई जो अभी हमारा है उसी पे हम अगर काम करें तो वो बात बन सकती है ना। लेकिन उसके बाद जब आप खिलजी डायनेस्टी के अंदर आते हैं, तो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अभियान साम्राज्य विस्तार वाली प्रक्रिया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सिकंदर का ये टाइटल इन्होंने धारण किया था और इन्होंने अपना अभियान को फैलाया। उत्तर भारत की बात करें चाहे दक्षिण भारत की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसके बाद खिलजियों के बाद तुगलकों में आते हैं, और चूंकि हम जिक्र अभी मोहम्मद बिन नहीं, हम गयासुद्दीन तुगलक का कर रहे हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में आप एक चीज देखते हैं कि भाई इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण विजय हेतु भेजा अपने समय में। और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो पहले वारंगल जो था उसको शामिल कर लिया गया, और उसका नाम बदलकर वारंगल का सुल्तानपुर रख दिया गया। अब इसमें भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत पर पहली बार अभियान करने वाला व्यक्ति कौन था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो आप बोलोगे अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दक्षिण भारत पर अभियान भेजने वाला पहला व्यक्ति था, किस शासक के शासनकाल में दक्षिण भारत पर अभियान भेजा गया था, तो आप बोलोगे जलालुद्दीन खिलजी। तो आप बोलोगे जलालुद्दीन खिलजी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिण भारतीय राज्यों को मिलाने वाला, पहली बार मिलाने वाली पॉलिसी किसने अपनाई थी, तो आप बोलोगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक मुबारक शाह। इसके बाद जिक्र करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का तो हो ही गया जिक्र, मतलब इसके समय में गयासुद्दीन तुगलक के समय में मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा और इन्होंने वारंगल को मिलाया, उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। अगर यह पूछा जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक समन्वय, एक संबंध, एक स्थापित कराने वाला शासक कौन था, तो आप बोलेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में संबंध स्थापित कराने वाला जो शासक था वो आपका था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। वो आपका था मोहम्मद बिन तुगलक।
और सबसे बड़ा साम्राज्य भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक अभियान तो जोना खान को भेजा दक्षिण के अंदर, दूसरा अभियान था जो इन्होंने बंगाल पर किया। और ये बंगाल अभियान जो था, इसको जब ये वापस आ रहा था बंगाल अभियान से, तो मैंने आपको बताया था कि निजामुद्दीन औलिया के साथ इनकी ज्यादा कुछ बनती नहीं थी, और निजामुद्दीन औलिया से अगर इनकी नहीं बनती थी तो इन्होंने कहा था या तो वो पैसा वापस कर दीजिए, अदरवाइज इसको खाली कर दीजिए दिल्ली को मेरे आने से पहले। तो उन्होंने कहा था हुनूजे दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। और ये बताया जाता है कि अफगानपुर दिल्ली के लगता वही एरिया है, यहाँ पे अयाज खान के द्वारा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अयाज खान के द्वारा यहाँ पे एक लकड़ी का महल बनवाया, जिस महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ये बताया जाता है कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा कुछ कहते हैं, जैसे कि भाई इसामी है, इसामी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में अच्छी टर्म इसामी की नहीं थी, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसामी की दादा की मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के समय। तो इन्होंने, इनके खिलाफ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। या फिर बर्नी की बात करें, बर्नी भी बाद में इनकी मुखालफत करता है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या का षड्यंत्र रचा है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, कई सारे इतिहासकार कहेंगे कि नहीं, आकाशीय बिजली के गिर जाने के कारण, है ना, आकाशीय ये बिजली के गिर जाने के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार से आप इनको जानते हैं। इनके अलावा गयासुद्दीन तुगलक के अलावा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसके अलावा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, वो है कि इन्होंने, भाई कुछ ऐसे अधिकारी होते थे जो सेना के लोगों का वेतन काट लेते थे कमीशन के तौर पे, उनको बंद कराया और रजिस्टर की शुरुआत इनके द्वारा करवाई गई। रजिस्टर की शुरुआत इनके द्वारा करवाई गई, गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी तुगलक के द्वारा। ठीक है, अच्छा विद्वान व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद हम देखते हैं भाई कि निजामुद्दीन औलिया वाली बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ये सारी चीजें आप रीडिंग करेंगे। मैं पीडीएफ जो है ऐप के ऊपर अपलोड करूंगा, लर्न हिस्ट्री बाई चौहान सर के ऊपर, तो आप ऐप से इसको डाउन वहां से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब बात आई है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद शहर इन्होंने बसाया। देखिए आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर 7 अलग अलग नगर बसाए गए थे, जिनमें सीरी है, तुगलकाबाद है, या जहापना नगर है, फिरोज शाह कोटला है, शाहजहाबाद, वो शेरगढ़ नगर है, शाहजहाबाद, ऐसे नगर है ना। तो ये दिल्ली, तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा नगर था, तीसरा जिला, तीसरा शहर था, तो जो कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसको निर्माण कराया गया था यहाँ पे तुगलकाबाद, जहाँ से दिल्ली के अंदर एक अलग ही लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हमारी आती है। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करते हैं, और आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहली बात, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कैसे है कि भाई जो भी योजना प्लान इनके द्वारा की गई, उस योजना के अंदर फाइनली इनको सक्सेस नहीं मिल पाई, है ना। हालांकि सबसे पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति था दिल्ली सल्तनत के अंदर, लेकिन जो योजना मैंने 5 योजना बताई है, अभी बताई थी, है ना, कि दोआब के अंदर कर वृद्धि की, के बाद राजधानी परिवर्तन किया, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया, फिर जो है आपका खुरासान और कराची अभियान किया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन जो है कुछ चीजों में असफलता मिली, सबसे ज्यादा विद्रोह भी इन्हीं के समय में हो गई। कुछ पॉलिसी थी कि जहाँ फेल्योर होने के चांसेस थे, और वो हुई जो है बाद में चलकर। ठीक है, तो इनकी उपाधि थी अल मुजाहिद बिस्मिल्लाह खान। अल मुजाहिद बिस्मिल्लाह खान, सिक्कों पर इनको अल मुजाहिद बिस्मिल्लाह खान इनको बोला गया है। ठीक है, उलूग खान की उपाधि भी इनको मिली है। देखो ये उलूग खान एक टाइटल है, ये आप बलबन को भी देखते हैं, ये आप और भी कई सारे व्यक्तियों को देखते हैं। राजमुंद्री अभिलेख में इनको उलूग खान बोला गया, ये अभिलेख है ना। तो आप एक चीज जानते हैं, ये अभिलेख जो है ना, राजमुंद्री अभिलेख हो गया, तो अभिलेख भी याद रखने हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए जोधपुर अभिलेख का संबंध तो अलाउद्दीन से है, आपसे पूछा जाए गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख का संबंध तो बलबन से है, आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो है आपका पालम बावली अभिलेख है, तो आप क्या बोलोगे, पालम बावली अभिलेख का संबंध किससे है? तो पालम बावली अभिलेख का संबंध आपका है बलबन से, बलबन से ही आपका पालम है बावली का संबंध यहाँ पे है। अब विशेष बात आप मोहम्मद बिन तुगलक की ये देखते हैं कि इन्होंने अपने शासन के अंदर योग्यता को इंपॉर्टेंस दिया, ना कि नस्ल या जाति को। ये बातें मैं बोल रहा हूं कि इनके दरबार में हिंदू भी बड़ी बड़ी नौकरियों पर हुआ करते थे, हिंदू भी बड़ी बड़ी नौकरी पर हुआ करते थे। बाद में जाकर जिसका बर्नी जो है आलोचना करते थे, बर्नी ने जिसकी जो है आलोचना यहाँ पे की। तो इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि धर्मान प्रकार का ये शासक था, नहीं, इन्होंने जो योग्य व्यक्ति थे उनको अपनी गद्दी पर इन्होंने बैठाया, मतलब उनको महत्वपूर्ण उनको कार्य उन्होंने कराया। अच्छा, अब इनके बारे में जानकारी देने वाले वे 3 इतिहासकार आपको पता होना चाहिए, एक है बर्नी, एक है इसामी, और एक है अलकस्कंदी, और यात्रा वृतांत में इबन बतूता।
यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता। इन्होंने कुछ इनके बारे में लिखा है और दुर्भाग्य से सभी ने जो है क्रिटिसाइज ही किया है। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता तो एक ट्रेवलर थे और अफ्रीका मोरक्को के यात्री थे, जो 1333 के अंदर इनके समय में आते हैं, फिर ये काजी का पद देते हैं, फिर उनको चीन भेज देते हैं। इनके बारे में खुल के लिखते हैं इब्न बतूता। इसामी का कारण मैंने बताया कि फुतूह सलातीन में ये इसलिए लिखते हैं कि चूंकि इनके दादा की मृत्यु हो गई थी और ये अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह बहमनी सुल्तान सल्तनत का उनको अपनी पुस्तक को समर्पित करते हैं, तो उसमें ये सब घटनाओं की जानकारी ये यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, बरनी भी तारीख फिरोजशाही में देखिए, बरनी जब इनके समय में इनका नदीम हुआ करता था, या नदीम का मतलब होता है जिंदा दिल साथी, जब इनका जिंदा दिल साथी हुआ करता तब बुराई नहीं करता था, लेकिन बाद में जब एपेस्टी को खुश करने के लिए उसने ये सब कार्य किए। तो ये इतिहासकार, आपको समकालीन इतिहासकारों को पता होना चाहिए कि कौन कौन इतिहासकार इनके समय में हुआ करते थे। ठीक है, अब राजधानी परिवर्तन, एक केस आया राजधानी परिवर्तन। देखो, राजधानी परिवर्तन में आपके तीन चार बातें दिमाग में चल रही होगी। एक मत ये आएगा राजधानी परिवर्तन क्योंकि मतलब इसमें अलग अलग मत है। तो एक मत आएगा कि राजधानी परिवर्तन इसलिए की कि ये साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, ये साम्राज्य का केंद्र बिंदु था। यानी कि राजधानी इन्होंने दिल्ली से मिला के कहां पे की, देखो मैं आपको अगर मैप के माध्यम से दिखाऊं, इन्होंने राजधानी की दिल्ली से लेकर, ये दिल्ली है आपका, और दिल्ली से इन्होंने राजधानी की दौलताबाद या देवगिरी के अंदर, दौलताबाद या देवगिरी के अंदर। तो आप ये बताइए मुझे, ये भारत का नक्शा है और इसमें कश्मीर नहीं था उस समय में, तो ये कहीं दौलताबाद या देवगिरी के नाम है, ये मध्य में पड़ता है? आप ही बताइए, मध्य वाला एरिया तो ये है, एमपी वाला एरिया ये है मध्य। तो ये मध्य में पड़ता है, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना, एक सॉलिड सा रीजन नहीं हुआ ना, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ये मध्य में पड़ता है, मध्य में नहीं है भाई, केंद्र बिंदु में नहीं है। ठीक है, नकार दिया आपने। दूसरा है कि दिल्ली वासियों को सजा देने के लिए, इबन बतूता कहता है कि दिल्ली वासियों को सजा देने के लिए। पहली बात तो ये, इबन बतूता उस समय यहां पर नहीं था। दूसरी बात, जब एक बार मंगोलों से इनका थोड़ा सा सामना हुआ था, तो दिल्ली से ही अपनी एक सेना को भेजा था इन्होंने, और दिल्ली से सेना को भेजा था तो भाई, अगर दिल्ली से इन्होंने अपनी सेना को भेजा था तो कहां, जब ये बताते हैं कि भाई यहाँ तो एक कुत्ता बचा था, एक लंगड़ा व्यक्ति बचा था, उसको घसीट घसीट कर उसको भी ले जाया गया, बिल्कुल निरर्थक बात है, ऐसी है, ये नहीं थी, ऐसी बात नहीं। इन्होंने कहा है कि मंगोल हमलों के डर के कारण, गार्डन ब्राउन ने कहा है मंगोल हमलों के डर के कारण। देखिए, मैंने एक बात बताई आपको कि आप पूरे जीवन काल में 26 सालों में मोहम्मद बिन तुगलक के एक ही मंगोल अटैक हुआ था, एक ही मंगोल आक्रमण हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक। तो इतना तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बड़ी समस्या तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी, इनके समय में तो तर्मासरीन का आक्रमण हुआ था। तो कोई बड़ी घटना नहीं थी कि एक आक्रमण के डर के कारण इन्होंने दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कुछ और मतलब अपने कारण रहे जिसके अंदर ये जो है ना, दक्कन नीति, इन्होंने कहा है अलकस्कंदी ने इनकी ये दक्कन नीति का अहम हिस्सा था। यही कारण है कि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन कराई। तो हो सकता है इनकी नीति का, अपनी पॉलिसी का एक ये अहम हिस्सा हो। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे भाई। इसके बाद मतलब इसी के अंदर जब इन्होंने राजधानी बना ली, तो राजधानी बना के आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ना, वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया था, तो देवगिरी को बदलकर नाम, देवगिरी या दौलताबाद का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया, कुतुबाबाद। ये कुतुबाबाद किसके समय में हुआ? मुबारक शाह खिलजी के। कुतुबाबाद तो मुबारक शाह खिलजी के समय में ही हो गया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर कुतुबुल इस्लाम रख दिया। देखो, अगर कहीं देवगिरी आए तो तब भी बात एक ही है, कहीं दौलताबाद आए तो तब भी बात एक ही है, कहीं कुतुबाबाद आए तो बात, कुतुबाबाद आए तो बात वही है, और कहीं कुतुबुल इस्लाम आए तो बात तब भी वही है। तो बात समझे मेरी भाई कि क्या मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था यहाँ पे? मैं ये बताना चाह रहा था कि राजधानी परिवर्तन, जो कि इसका नाम देवगिरी, दौलताबाद, कुतुबाबाद, कुतुबुल इस्लाम, ये सारे नाम थे, तो आप इनमें कंफ्यूज यहाँ पे नहीं हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा, एक सुझाव इनको आया था कि उज्जैन में इसको अपना राजधानी बनाना चाहिए, महत्वपूर्ण मध्य केंद्र था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको निर्णय को नहीं माना। ठीक है, अब दूसरी बात जो हमारी आती है राजधानी परिवर्तन के बाद में, वो दूसरी बात आती है हमारी कि खुरासान अभियान से पहले तो दूसरी बात, चलो खुरासान अभियान की ले लो पहले ना। खुरासान अभियान, देखो खुरासान अभियान के बारे में आप एक चीज जानते हैं, खुरासान का शासक था अबू सईद, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, खुरासान का शासक था अबू सईद, है ना। और ये खुरासान भारत का नहीं, मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु था, महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां पे इन्होंने अपनी अभियान बनाने की योजना तैयार की, और उसके लिए इन्होंने एक 3 लाख की सेना तैयार की। और
ये सेना 3 लाख की इनको वेतन भी पे करना पड़ता था, लगातार इनका रहन सहन सारा खर्चा इनका होता था। और फाइनली बाद में जब देखा कि ये अभियान जो है वहां पे ये अभियान कामयाब नहीं हो पाया, और जो है कुछ बहुत सारी कमियां रही जिसपे अभियान में नहीं जा सके। तो इन 3 लाख सैनिकों को, 3,70,000 सैनिकों को जो एक सेना बनाई थी, तो उसका क्या होगा? वो जो पैसे लुटाए उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? तो सेना भंग कर दी गई, तो इससे क्या होगा? इससे बेरोजगारी बढ़ी, और सुल्तान के प्रति जो है एक अविश्वास और द्वेष की भावना यहाँ पे जागृत हुई। आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक चीज कि खुरासान अभियान कहीं ना कहीं एक अदूरदर्शिता का परिचय मोहम्मद बिन तुगलक का था। भाई, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का था, और सबसे ज्यादा विद्रोह इनके हो रहे थे इनके खिलाफ। तो जब अपना राज्य तो संभल नहीं रहा, और आप चले खुरासान में अभियान करने के लिए, तो ये तो कोई आपकी एक दूरदर्शिता वाली सोच नहीं थी ना, तो गलत, एकदम गलत। कराची अभियान, कराची अभियान ये आप सभी लोग जानते हैं, गढ़वाल का क्षेत्र था कराची के अंदर, यहाँ पे इन्होंने भी अभियान किया, लेकिन यहाँ पर भी जो है इनको बहुत ही बड़ा एक मतलब असफलता इनको ज्यादा मतलब यहाँ पे प्राप्त हुई। तो इसमें भी बस इतना याद रखना है कि कराची अभियान कहाँ पे हुआ था, कराची कौन सा था, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, देखो ये योजना जब स्टार्ट की थी तो सोच समझ कर ही की थी, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जो है अ, मध्य एशिया के अंदर ही चांदी की कमी हो गई थी, और चांदी को बचाने के लिए, चूंकि इनके द्वारा तो चांदी की अदली चलाई गई थी ना, तो उसको बचाने के लिए जो है, सॉरी, उसको बचाने के लिए जो है इन्होंने ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन लोगों ने इसका भी जो है अपने घरों में जो है मुद्रा बनाने लगे और उसका दुरुपयोग करने लगे, तो वापस इस योजना को लेना पड़ा। और वापस लेना पड़ा तो बहुत ही बड़ी क्षति इनके लिए ये हुई, इनके लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति हुई। चांदी की अदली और सोने का सिक्का, ये दो सिक्के चलाए थे इन्होंने। जैसे है ना कि ससगनी किसने चलाया? ससगनी तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। और अदली किसने चलाया? तो अदली जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पे चलाया गया, ठीक है। तो ये सब नकली मुद्रा बनाने लगे, इससे बहुत ही बड़ी समस्या राज्य को यहाँ पे होती है, ठीक है। इसके बाद आती है दोआब के अंदर क्रवृद्धि। दोआब के अंदर क्रवृद्धि, आप ही बताइए भाई, है ना। अगर मान लिया वर्तमान में कोई सरकार है और ये किसानों को राहत दे रही है, किसानों से मान लिया उनका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स नहीं ले रही है, ये नहीं ले रही है, कुछ ऐसे कार्य नहीं कर रही है, और दूसरा शासक आए, दूसरी सरकार आए, वो एकदम तुरंत लगा दे, तो उनके प्रति तो असंतोष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? असंतोष की भावना, तो आप बोलोगे हाँ बढ़ेगा, असंतोष की भावना बढ़ेगी। तो इनके प्रति भी जो है असंतोष की भावना बढ़ी। भाई जब इनसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स को बहुत कम कर दिया था, लेकिन इन्होंने दोबारा से फिर 50% पे लाके टेक दिया, समस्या तो बननी थी, बननी, है ना। लेकिन इनके द्वारा कुछ कार्य भी किए गए। एग्रीकल्चर के संबंध में एक अलग ही विभाग का गठन किया गया, जिसको आप दीवान अमीर को ही जानते हैं। कभी भी पूछा जाए कि कृषि के संबंध में एक अलग विभाग का गठन किसने किया, दीवान अमीर कोई का, तो वो गठन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। सेना के संबंध में गठन किसने किया? तो दीवान अर्ज बलबन के द्वारा। बाजार के संबंध में किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अस्पताल वगैरह किसने बनवाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इस प्रकार से आपने याद रखना है, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। इन्होंने एक कार्य किया था, फसल चक्र, गेहूं, गन्ना, अंगूर की योजना, यानी कि मतलब एक फसल नहीं लगाना, बार बार उसको चेंज करते रहना है, चेंज करते रहना है, वो कार्य भी इनके द्वारा यहाँ पे कर दिया किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो कार्य इनके द्वारा किया गया वो कार्य है इनके द्वारा, और जो है भाई ये तो सब चीजें होगी, इसके बाद आपकी बनती है बात, ये तो ये नहीं हो गया। इसमें दूसरी चीज आप देखते हैं कि भाई देखिए, सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय में पाते हैं आप? सबसे ज्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पाते हैं, सर्वाधिक, 34 विद्रोह। और 34 में से दक्षिण विद्रोह कहाँ पे? दक्षिण में कितने विद्रोह? 27। तो यानी कि बहुत ज्यादा विद्रोह इनके समय में हुए, और अकाल वगैरह भी इनके समय में पड़ा। और जो बड़ा राज्य था वो बड़ा राज्य विघटन इनके समय में हुआ, और 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ। 1337 में जो है मतलब 47, सॉरी, 36 और 47 दोनों अलग अलग चीजें। 36 में विजयनगर और 47 में बहरी, ये दो राज्य जो है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे।
ठीक है। तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा राज्य है, यहाँ पे विघटन की ओर यहाँ पे दिखाई हमें देता है भाई, ठीक है। और जो यहाँ पे आप विद्रोह देख लो किस किस के हुए, सागर के जमींदार बहाउद्दीन गुरसास का विद्रोह, या किसलू खान का विद्रोह, एहसान खान का विद्रोह, हरिहर बुक्का का विद्रोह, या अलाउद्दीन बैमन शाह का विद्रोह, या कान्हा नायक का विद्रोह, गुजरात में तगी का विद्रोह, गयासुद्दीन बहादुर अली मुबारक विद्रोह। ये विद्रोह एक बार आप इनसे नजर मार लेना कि कौन कौन से विद्रोह इनके समय में हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बात आती है इनकी धार्मिक नीति की, तो धार्मिक नीति कैसी थी, है ना। चल धार्मिक नीति की बात करिए। देखिए शुरुआती समय में खलीफा वलीफा को नहीं मानते थे, इनका विश्वास नहीं था खलीफा में शुरुआती समय। यानी कि शुरुआती समय में अलाउद्दीन वाली नीति इनकी थी। लेकिन शासन के अंतिम वर्ष में इन्होंने उसके वहाँ के उनका एक वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को बुलाया, उसका बहुत ज्यादा सम्मान इनके द्वारा किया गया। तो आपसे पूछ रहा है इनकी धार्मिक मतलब खलीफा को सम्मान, तो शुरुआती समय में नहीं। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार अपने पद की स्वीकृति खलीफा से ली है, तो इन्होंने बाद के समय में इन्होंने बुलाया, बाद के समय में इन्होंने बुलाया। हालांकि इनकी नीति ज्यादातर नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी वाली जो पॉलिसी थी, वो अलाउद्दीन खिलजी वाली पॉलिसी को ही इनको यहाँ पे आप देखते हैं ज्यादातर के मामले में, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया कि ज्यादातर अधिकारी जो हिंदू अधिकारी थे उनकी नियुक्ति इनके द्वारा यहाँ पे की गई थी। जैन विद्वान जिन पर बसूरी की बात करें या राजशेखर की बात करें, अपने दरबार में बुलाया और जो है उनका सम्मान किया, है ना। इसके अलावा हिंदुओं के त्योहारों में यानी कि होली में भाग लेता था, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, मंगोल आक्रमणकारी तर्मासरीन का आक्रमण इसके समय में हुआ। तो ये कुछ घटना, और फाइनली ठट्टा के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, जहाँ पे ये जो है विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था, है ना। बंदायूनी बर्नी दोनों इसको और ने इसको पागलपन का शिकार था। तो ये सब चीजें आप इनको एक बार मोहम्मद बिन तुगलक की देख लेना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपकी चर्चा करता हूँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं यहीं पे चर्चा कर देता हूँ सारी की सारी। देखो, मैंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करूँ साम्राज्य की, सबसे पहले तो साम्राज्य बहुत ही छोटा हो गया था, दक्षिण का राज्य अपने आप में निकल गया था, और वो बहुत छोटा सा राज्य है फिरोज शाह तुगलक के समय में हो गया था। इनके अंदर क्या सैन्य गुण थे, तो आप बोलोगे इनके अंदर सैन्य गुण तो नहीं थे। इसके अलावा इनके जो अधिकारी थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और विशेष तौर में वजीर हनेजा तेलंगानी और उसका बेटा, यानी कि आप बोल सकते हैं विजारत का समरकाल फिरोज शाह तुगलक का काल रहा है। इसके बाद आप बोलोगे कि इनकी पॉलिसी कैसी थी, धार्मिक पॉलिसी, तो धर्मांध व्यक्ति था। इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, महिलाओं पर भी जजिया कर लगाया, है ना। धर्मांध था, बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण कराया गया, है ना। महिलाओं को मजारों पर जाने से रोका गया इनके द्वारा, और जो है बहुत सारे टैक्स जो थे उनको कम करके 24-25 टैक्स, जो इस गैर इस्लामिक टैक्स ही बताते थे, उसको कम करके 4-5 टैक्स में लेके आया, जिसको जजिया जकात खराज खुम्स के नाम से आप जानते हैं, जजिया जकात खराज खुम्स के नाम से जिसको आप जानते हैं। इसके अलावा इनको भित्ति चित्र वगैरह जो थे उनको सबको मिटवा दिया, और जो है पूरी धार्मिक तरीके से शासन करने लगा, चूंकि पद की स्वीकृति लेनी थी और उन व्यक्तियों का योगदान लेना था, उनकी शर्त कंडीशन के आधार पे शासक बना था ना, कंडीशन के आधार पे शासक बना था, तो समस्या इनके सामने बहुत सारी थी भाई, एज इट इज। इसके बाद इनकी भू राजस्व नीति, तो टैक्स इन्होंने कम कर दिया था, और सिंचाई के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, विभाग भी बनाया था, ये हक ए सर, ये सिंचाई कर भी इनके द्वारा यहाँ पे टैक्स लगाया गया था। और अनाथ जो महिलाएं थी उनके लिए अस्पताल बनवाया, उनको शिक्षा के लिए कार्य उनके लिए किया गया, विधवाओं की साथ मतलब दोबारा से पुनर्विवाह करवाया गया, ऐसे कार्य इनके द्वारा किए गए। लेकिन एक ये भी बोला जाता है कि ये एक ऐसा शासक थे जिनके द्वारा विस्तार तो नहीं किया गया, बंगाल पर अभियान किया, लेकिन 2 बार अभियान किया बंगाल पर, 54 में और 58 में, लेकिन जीत नहीं पाया। सिंध ठट्टा के अंदर अभियान किया लेकिन जीत नहीं पाया, दोनों की जगह असफल रहा। लेकिन स्थापत्य में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत सारे बागों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण कराया, शहरों का निर्माण कराया, जौनपुर नगर स्थापित कराया, फिरोजाबाद, है ना। ये चीजें इनके द्वारा बहुत सारे। लेकिन अपने साम्राज्य में करप्शन को बढ़ावा देने वाले सुल्तान भी जो है फिरोज शाह तुगलक ही, जिनका नाम कमालुद्दीन फिरोज था। क्या नाम था इनका? कमालुद्दीन फिरोज था। कमालुद्दीन फिरोज इनका नाम हुआ करता था, जिसने अपने शासनकाल के अंदर करप्शन को बढ़ावा दिया। ओके, चीजें समझे होंगे आप लोग, समझे होंगे चीजें भाई। तो मेरे हिसाब से अब ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो और बाकी जो चीजें हैं इनसे संबंधित, इनके अलावा नेक्स्ट सेशन में तो उसको कवर करेंगे भाई। थैंक्स।